सेव किया था ना? मैं सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि उसने मुझे कॉल किया, that's it. But listen तो. Save it for someone else. जिंदगी में सेव करना जरूरी है, मगर जब बात पैसों की हो सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। दिल्ली में बिगड़ते प्रदूषण को कैसे नियंत्रण में लाया जा सकता है? भारत हमास को आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करने से क्यों कतरा रहा है? और नीतीश कुमार के बयान पर क्यों बवाल छिड़ा है? पिछले हफ्ते आपने हमें ढेर सारे ऐसे ही सवाल भेजे और आज के इस एपिसोड में हम एक बार फिर आपके सवालों पर चर्चा करेंगे। हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ मैं पूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता। स्वागत है आपका शेखर। धन्यवाद आपका पूर्वा, और आपको भी दिवाली की बधाई, और हमारे सब दर्शकों को, सुनने वालों को, और सबसे बड़ी बात हमारे मेंबर्स को, उनके परिवारों को, सबको दिवाली की और नए साल की बधाई। और साथ साथ एक थोड़ी अपील भी मेरी कि आप में से जो मेंबर नहीं हैं, हमारे मेंबर बने। बहुत थोड़े पैसे लगते हैं मेंबरशिप के। आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर लिखा आएगा कि मेंबरशिप की कितनी फ़ीस होती है और उससे आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं। बेनिफिट सबसे बड़ा तो यही होता है कि आप जो हमें लिखते हैं उसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं सबसे पहले, अपूर्वा उसको रिस्पॉन्ड करती हैं, और हमारे जो वीडियोस पे आप रिस्पॉन्ड करते हैं, आपके जो जवाब आते हैं उसको जो हमारे एंकर या जो हमारे प्रेजेंटर होते हैं उस वीडियो के, उसका जवाब वो देते हैं। और जहां हम आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं, जैसे इस शो में हेडलाइंस के पीछे में है, उसमें आपके मेंबर्स के सवाल अपूर्वा पहले उठाती हैं। और अभी हम फटाफट कोशिश कर रहे हैं काम करने के लिए। बड़े छोटे ही हैं, अभी 6 साल ही हुए हैं, तो कई कामों में लगे रहते हैं, लेकिन और इतने मसरूफ़ रहते हैं कि देखिए शाम तक हमारे हाथ भी स्याही वाले हो जाते हैं। लेकिन कुछ प्लान कर रहे हैं कि नया अपना मर्चेंडाइज़ वगैरह बनाएं, जैसे कि ये मागिया जो आपने कई बार मुझे देखा होगा यूज़ करते हुए, इसमें लिखा होगा बिकॉज पॉलिटिक्स मैटर्स, पर ऐसी कई चीज़ें। और हमारा मर्चेंडाइज़ भी आ रहा है मेरे ख्याल अगले 1 महीने 45 दिन में, जिसमें मेंबर्स को हम डिस्काउंटेड दाम पे भी देंगे। और अब से जो हमारी की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनमें हेडलाइंस के पीछे भी है और कट द क्लटर भी है, और उसके बाद हम और ऐड करते जाएंगे। ये सब हमारे जो मेंबर्स हैं उनको कम से कम आधा घंटा पहले देखने को मिलेंगी बाकियों से, और कुछ समय के बाद वो गैप हम और बढ़ा देंगे। वो गैप इसीलिए अभी नहीं बढ़ाया है क्योंकि मैं अपने आप ज़रा लेट लतीफ़ हूँ, तो लेट हो जाता हूँ, तो अपना समय ज़रा मैं ठीक कर लूँगा टाइमिंग्स को, तो वो गैप हम और बढ़ा देंगे। तो मेंबर्स जो हमारे हैं उनको सबसे बड़ी प्रिविलेज ये मिलेगी, सुविधा ये मिलेगा कि वो पहले देख पाएंगे। तो इसके बाद ये मेरा आज का जो स्पील जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो ख़त्म हो गई। अब हमें सवाल बताइए पूर्वा। चलिए शेखर, सवाल भी मेंबर्स के सवालों से शुरुआत करूंगी इसी बात पे। सिद्धू का सवाल आ रहा है, बोल रहे दिल्ली में बिगड़ते प्रदूषण के बारे में बात करना चाहते हैं। वो बोल रहे क्यों हर साल हंगामा होता है लेकिन हर सरकार की तरफ से इनएक्शन होता है? क्या GRAP वास्तव में काम कर रहा है? इसे 1 सप्ताह के लिए लागू किया गया है, इसमें दिल्ली वासियों पर जुर्माना लगाया गया है, लेकिन पंजाब में किसान बिना किसी दंड के पराली जलाते हैं। GRAP की प्रभावशीलता क्या है? क्या GRAP एक ऐसा आइडिया है जिसका टाइम आ गया है? वो बोल रहे हैं, और हम सरकार और जुडिशल ओवररीच से सहमत क्यों हैं? देखिए, एक बार ना मैं कश्मीर गया था, ये सन 85 में या किसी समय, वहाँ काफ़ी दंगा हुआ था क्योंकि वो गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार एक ज़बरदस्ती बना दी थी कांग्रेस पार्टी ने, सिर्फ अब्दुल्ला को बाहर करने के लिए, और बहुत शोर कर रहे थे कांग्रेस वाले कि हमें पीट रहे हैं वगैरह वगैरह। तो मैं स्टोरी करने के लिए इंडिया टुडे के लिए गया था, तो वहाँ मुझे एक कश्मीरी मित्र ने कश्मीरी कहावत बताई, वो मैं हमेशा याद रखता हूँ। तो जब ऐसी बात होती है ना, ग्रैप काम कर रहा है कि नहीं, ये जो जुर्माना करें दिल्ली वालों पे, वो काम कर रहा है कि नहीं, इतना बड़ा हमारे यहाँ प्रदूषण हो गया, काम कर रहा है कि नहीं, तो मुझे वही कश्मीरी कहावत याद आती है। और वो कहावत तो कश्मीरी में क्या तो बता नहीं सकता आपको, लेकिन उसका जो अनुवाद था वो ये था कि वो कहते हैं जब जेलम में बाढ़ आती है, तो जेलम में बहुत जोर से बाढ़ आती है, तो बाढ़ रोकनी है तो कैसे रोके? तो बोला कि रोकने को कुछ समझ नहीं आया तो छलनी आगे लगा दी कि छलनी से बाढ़ रुक जाएगी। तो ये जो रोज़ रोज़ की चीज़ें करते हैं, इसको फाइन लगा दो, इसको ग्रैप लगा दो, इसको यहाँ इशू कर दो, वो इशू कर दो, ऑड इवन कर दो, ये सब तमाशे हैं। ये जेलम की बाढ़ में छन्नी लगाने की तरह है।
बाढ़ तो रुकेगी नहीं, छन्नी भी साथ में बह जाएगी। तो ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। सबसे बड़ा कारण आपने पूछा कि हर साल क्यों होता है, सबसे बड़ा कारण कि हम इसका कुछ, अब दिल्ली में हम सोचें कि बिल्कुल यूरोप जैसा हवा हो जाए या उत्तर भारत में, वो नहीं हो सकता, क्योंकि कई फैक्टर ऐसे भी होते हैं, जैसे कि हमारा हवा नहीं चलती हमारे करीब 3 हफ्ते जी। तो जितना गर्दा होता है, धूल होती है, सब ऊपर जमा हो जाती नहीं है वहाँ से। तो वो एक तरह से जिसको कहेंगे प्राकृतिक फिनोमेना है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। हो सकता है उसी से घबरा के मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी यहाँ से उठा के दक्षिण ले जा रहा था, तो हमको सबको उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। उसको 700-800 साल हमने इतना बदनाम किया है। कोई आदमी उल्टा सीधा काम अचानक करता है विम्सिकली, तो हम कहते हैं तुगलक ही काम किया है। तो शायद तुगलक को अकल ही होगी कि अब 13वीं सदी में यहाँ की हवा कौन ठीक करता और कौन इवन ऑड चलाता है। ये तो कह नहीं सकता आज इवन नंबर का घोड़ा चलेगा, ऑड नंबर का घोड़ा चलेगा। तो ये पुरानी बात है, तो उसको नहीं बदल सकते। लेकिन इसलिए हम इसको कम नहीं कर पा रहे हैं, कम कर सकते, बहुत कम कर सकते हैं, कम नहीं कर पा रहे हैं कि जो 3 हफ्ते जब हर किसी को लगता है अरे आज 600 पहुंच गया, 700 पहुंच गया, फिर कोई अपना ट्वीट करता है 999 हो गया, वो भी होता है जैसे पिछले हफ्ते हुआ था, तब हम शोर करते हैं। जब तक हम शोर करते हैं हमारा गुस्सा बढ़ता है और छोटा मोटा कोई ऐसा ड्रामा शुरू हो जाता है, इवन आउट कर दो, पटाखा बैन कर दो, ये सब नॉनसेंस बातें, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब तक वो बात होती है तब तक, जैसे अब बारिश आ गई दिल्ली में, एक दिन बारिश आई, सब ठीक ठाक हो गया, लोग भूल जाएंगे, फिर 3 हफ्ते के बाद कुछ आएगा। ये इसकी समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब हम समाधान सारा साल ढूंढें और कई साल तक ढूंढें। ये सोचना हर साल क्राइसिस के टाइम सोचना और फिर भूल जाना, वो एक ही चीज़ को गारंटी करता है, और गारंटी है कि अगले साल ये क्राइसिस फिर से आएगा। और इसीलिए होता जा रहा है। और हमारे राजनेता जो है वो भी चालू हो गए, सबको पता है कि इस टाइम ड्रामा कर दो, कोई कहता है पराली जला रहे हैं उनको रोक दो, पराली भी तो जलाई जाती है, तो करीब 3 हफ्ते ही चलाई जाती है। तो सारा साल ही तो हमारा एक जो है जो हमारी एयर क्वालिटी है ख़राब रहती है। ठीक है, इन दिनों में ज़्यादा होती है, पराली जलने से 3 हफ्ते ज़्यादा ख़राब होती है। दिवाली के समय सारे पटाखे चले तो 1-2 दिन और पटाखों का एक आध और केमिकल होता है, बेरियम वगैरह, उससे और केमिकल निकलते हैं। लेकिन सारा साल ही कौन सी हमारी हवा जो है यूरोप के स्टैंडर्ड की है। तो हमको चाहिए ऐसा करें कि सारा साल हमारी हवा बेहतर हो। जितनी, मान लीजिए कि जितनी हमारे यहाँ किसी महीने में, किसी मौसम में AQI 100 होती है, तो 100 की जगह वो 50 हो जाए, और जब 1000 होती है तब 200 हो जाए। तो ये काम सारे साल में करना पड़ेगा। इसमें यमुना को जैसे यूरोप की नदियों में किया है, उसको चैनलाइज करना पड़ेगा ताकि रेता वहाँ से ना इतना उठे। जो दिल्ली के आसपास के पावर प्लांट्स हैं जहाँ कोयला जलता है, उनका कुछ करना पड़ेगा। आपको इतनी पॉपुलेटेड एरियाज में कोयले के पावर प्लांट्स चाहिए कि नहीं, आपके ऑल्टरनेट सोर्सेज कितने बढ़ रहे हैं, तो ये सारी बातें हम सोचने की ज़रूरत है। उसके अलावा सर्दियों में दिल्ली में बहुत पत्ते जलाए जाते हैं, जो पत्ते झड़ते हैं। काफ़ी गरीब लोग और गरीब घरों में भी अपने को गर्म रखने के लिए लोग उपले जलाते हैं, जो गोबर के होते हैं, या लकड़ी जलाते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमारा प्रदूषण बढ़ता है। ये सिर्फ पराली से नहीं है, ये सिर्फ ऑटोमोबाइल से नहीं है। हालांकि जैसे हमारी ऑटोमोबाइल ज़्यादा इलेक्ट्रिक होंगी, अब इलेक्ट्रिक हमारे यहाँ बहुत बिक रही हैं, 2 व्हीलर तो बहुत मिल भी रहे हैं, 4 व्हीलर अब इतने मिल नहीं रहे हैं, 2-2 साल की वेटिंग लिस्ट है। लेकिन ये वेटिंग लिस्ट भी जब डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है, तो सब चीज़ें आएंगी, उससे बेहतर होगा। लेकिन अगर हम सारे साल फोकस करके हर दिन को 365 दिन को क्राइसिस का दिन समझ के चलें, जैसे कि हम अक्टूबर नवंबर में करते हैं, सारा साल ऐसे करें, और ऐसे 4-5 साल करने पड़ेंगे। देखिए, एक और बड़ा शहर है जिसका वातावरण बहुत प्रदूषित था, मैं वहाँ गया था उस समय, आपको वहाँ भी एयरपोर्ट से शहर जाते हुए कुछ आगे की गाड़ियों की लाइट कुछ धुंधली दिखती थी, वो बीजिंग था। आज आप वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा कि यूरोप स्टैंडर्ड की वहाँ पे एयर क्वालिटी हो गई है, क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत समय काम किया, और उसमें बहुत समय ये भी किया बिजली कितनी होगी, कहाँ से आएगी, किस तरीके से बनेगी। तो ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है। हम एक चीज़ को बैठ के उसका विलेन बना के उसको पीटने लग जाते हैं। अब पराली मान लीजिए बंद भी कर दीजिए, तो 3 हफ्ते जो और ख़राब होती है हवा, वो नहीं होगी पराली नहीं जलने से। लेकिन उस 3 हफ्ते के बाद भी तो ख़राब होती है।
जो हमारे फॉग स्मॉग जिसे कहते हैं, दिसंबर में जब हमारे एयरपोर्ट बंद हो जाते हैं तो फॉग और पोल्यूशन का कॉम्बिनेशन होता है, और क्योंकि वेपर होता है हवा में, जिसे कहते हैं आर्द्रता होती है जी, उसके साथ वो बैठ जाता है, तो इसीलिए हमारे यहाँ प्लेन्स लैंड नहीं कर पाते। फिर कहते हैं कैट 1, कैट 2, कैट 3 वाले पायलट लाओ कहीं से। तो ये सारे बातें हैं जो सारा साल की हैं। इसका एक सोल्यूशन नहीं है और इसका एक विलेन बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसका विलेन जितना पंजाब के किसान को और जितना पराली जलाने को बनाया गया है वो ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका भी नुकसान है। क्योंकि देखिए ज़मीन के अंदर भी, ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें बैक्टीरिया होते हैं, उसमें केंचुए होते हैं, उसमें कुछ कीड़े भी होते हैं। अब आप जलाते हैं तो वो सब मर जाते हैं, जिसको कहते हैं कि फ्लोरा और फौना। तो फ्लोरा तो जो वेजिटेशन है, जो प्लांट है, लेकिन फौना जो उसके अंदर एनिमल लाइफ है, जिसमें कि फ्रेंडली आपके दोस्त एनिमल्स भी हैं, जैसे केंचुए हैं, वो भी मर जाते हैं, तो उनके न्यूट्रिएंट भी ख़त्म हो जाते हैं। तो वो भी सब ख़राब बात है, वो बंद होना चाहिए। लेकिन सिर्फ उसको विलेन बनाने का फ़ायदा नहीं, जिसको इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं स्ट्रॉमैन, उसको बना के उसको पीटे जाओ, उससे नहीं होगा। ये सारा साल और 3-4 साल में ये जो दिल्ली की नहीं, सारे उत्तर भारत की हवा, हम दिल्ली में रहते हैं, ज़्यादा मीडिया दिल्ली में रहता है, हम दिल्ली सोचते हैं, लेकिन अब देखिए कानपुर, ग्वालियर, ऐसी जगहों में, आगरा, इतनी गंदी एयर क्वालिटी है। आज जो भारत की जो एयर क्वालिटी है उत्तर भारत की, वो भारत के लिए एक ब्रांड डिस्ट्रक्टिव चीज़ बन गई है जी। दुनिया भर में भारत की ब्रांड खराब हो रही है इस बात से कि अरे इंडिया में तो एयर क्वालिटी इतनी ख़राब है। आप देखें कि वर्ल्ड कप में टीमें आई हुई हैं, तो कुछ टीमों ने ये भी कहा, जैसे इंग्लैंड की टीम ने कहा, हालांकि उनका मजाक उड़ रहा है इंग्लैंड में कि सब उसी हवा से सांस ले रहे हैं, तुम्हें इतना बुरा क्यों हुआ कि तुम इतना बुरा परफॉर्म कर रहे हो। लेकिन सच्चाई है कि इंग्लैंड वाले बार बार फोटो डाल रहे हैं, अपना इन्हेलर यूज़ कर रहे हैं। मैं भी इन्हेलर यूज़ करता हूँ, अभी मेरी पॉकेट में नहीं है, मैं ड्रॉर में छोड़ा है, नहीं तो मैं आपको निकाल के दिखाता अभी। मैं भी इन्हेलर यूज़ करता हूँ इस मौसम में। तो ये क्यों हमें करना पड़े और दुनिया भर में हमारी बात ये क्यों फैले कि काफ़ी लोग जो विदेशी रहते हैं अपने बच्चे बाहर भेजते हैं, काफ़ी लोग जो भारतीय हैं जो स्टार्टअप्स में आ रहे हैं, जो वेल टू डू भारतीय है, यंगस्टर्स हैं, नौजवान हैं जिनके बच्चे हो रहे हैं, उनको ये चिंता है कि अरे मेरा बच्चा इस हवा में क्यों रहेगा जी। तो एक नई चीज़ बन रही है कि हवा की, पहले तो था कि मेरे को नौकरी नहीं, अच्छी नौकरी बाहर मिलती है, पैसा ज़्यादा मिलता है, इसलिए मैं बाहर जाता हूँ दूसरे देश में। अब कुछ ये भी हो गया कि वहाँ एयर क्वालिटी बेहतर है, इसलिए मैं बाहर जाता हूँ। तो ये जो एयर क्वालिटी हमारी है, हमारे देश के लिए ब्रांड डिस्ट्रक्टिव है, ये हमारी देश की ब्रांड को तबाह कर रही है। इसलिए सारे देश को इसमें काम करना चाहिए, ना सिर्फ दिल्ली के लोगों को 3 हफ्ता साल में। अगला सवाल भी हमारे मेंबर का है शेखर। हर्षल शाह पूछ रहे हैं, बोले नमस्ते शेखर जी, भारत हमास को आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करने से क्यों कतरा रहा है? नमस्कार हर्षल जी, सच्ची बात है कि मुझे भी पता नहीं, क्योंकि हमास तो एक आतंकवादी ही संगठन है। जो हिजबुल्लाह है, वो हिजबुल्लाह एक अलग तरह का संगठन है। वो सीरिया, वो लेबनान के राजनीति में है, उनकी पार्टी भी है, उनके एक मिलिट्री विंग है, एक पॉलिटिकल विंग है। वो उनके रूलिंग कोएलिशन जैसा भी कोएलिशन हो, चाहे उसकी सरकार चलती हो कि ना चलती हो, आजकल नहीं चल रही है, ना प्रधानमंत्री है ना राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री भी कुछ केयर टेकर टाइप है लेबनान में, लेकिन वो उस तरह से है। हमास, हालांकि वो इलेक्शन जीत गया था गाज़ा में पहले, और इस समय गाज़ा में उसकी सरकार है, लेकिन जैसी हमास की हरकत है और जैसा हमास ने अब किया, इसके बाद उसे आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर नहीं करना, उसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन ये मैं समझ सकता हूँ कि भारत सरकार है, बड़ा देश है, इजराइल को उनका एक तरफ से पूरा समर्थन है। 2 स्टेट जो फॉर्मूला है वो उस पर भारत कमिटेड है, और उसमें भारत कमिटेड, आप देखिए कि उसमें सारी दुनिया कमिटेड है जी। आप मुझे बताएं, दुनिया में कोई ऐसा देश जो 2 स्टेट सोल्यूशन पे कमिटेड नहीं है। वो अगर ऐसा देश आप ढूंढने निकलेंगे तो आपको मिलेगा कोई देश ऐसे ईरान, तो वो अगर वो बोलेगा कि 2 स्टेट सोल्यूशन से मैं सहमत नहीं हूं, तो उसका मतलब होगा इजराइल एक स्टेट नहीं होनी चाहिए, है ना। तो बोलते हैं ज़ायनिस्ट एंटिटी, उसको कोई देश बोलते ही नहीं है। उसके अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है, इजराइल के सारे दोस्तों को मिला के, अमेरिका, सारे यूरोप के देश, जो 2 स्टेट सोल्यूशन को नहीं मानता है। तो भारत भी 2 स्टेट सोल्यूशन को मानता है, और अगर 2 स्टेट सोल्यूशन को आप मानेंगे तो थोड़ी सी ये
संवेदनशील बातें होती हैं कि अरे भाई हम हमास को टेररिस्ट डिक्लेयर करें या ना करें, हमास यहाँ कुछ नहीं कर रहा, हमास यहाँ कुछ नहीं आ रहा, तो या तो अगर करना है तो इसको यूएन करे, जैसे लश्कर तैयबा। अब इजराइल को ज़रूरत नहीं है कि लश्कर तैयबा को या जैश ए मोहम्मद को वो आतंकवादी संगठन डिक्लेयर करे, क्योंकि वो यूएन ने पहले ही कर दिया है। तो हाथी के पाँव में सबका पाँव, तो हमास को भी यूएन करे। हालांकि यूएन सेक्रेटरी जनरल ने और उनके कुछ बॉडीज़ के स्टेटमेंट्स ने जो हुआ अक्टूबर 7 को उसको आतंकवादी टेररिस्ट एक्ट बोला है, लेकिन मैं समझता हूँ भारत सरकार ही सोचेगी कि इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ना इजराइल को पड़ता ना हमास को पड़ता। इसलिए हम भी इंतज़ार करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ इसमें क्या करता है और बड़े देश अमेरिका वगैरह संयुक्त राष्ट्र संघ पे कब दबाव डालते हैं कि ये करें। अगला सवाल मानस घोष का है, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि नीतीश कुमार ने क्या गलत कहा। बोल रहे हैं जहां तक मैं इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल से समझता हूं, उन्होंने कहा कि शिक्षित महिलाएं ये सुनिश्चित करने में सक्षम है कि सेक्स ज़रूरी नहीं है कि गर्भावस्था में समाप्त हो। ये सही है और ये शिक्षा का अच्छा परिणाम है। मीडिया नीतीश कुमार के बयान के समर्थन में क्यों नहीं उतरता? देखिए, अब ऐसे है कि मैं क्या बोलूँ कि अगर वो बोलते कि हाँ पढ़ी लिखी लड़कियाँ आजकल जानती हैं कि गर्भ निरोधन कैसे करें ताकि बच्चे ना हो, और उसके कई तरीके होते हैं, है ना, और कई तरीके होते हैं। अगर ये भी बताना चाहते थे तरीके क्या होते हैं तो वो भी 4 बता सकते हैं, लेकिन ये तो एक तरह से गुप्त ज्ञान कैटेगरी का स्टेटमेंट दिया है उन्होंने। फिल्म आई थी एक ज़माने में, हम जब मेरे ख्याल स्कूल में ही थे, गुप्त ज्ञान के नाम से। बड़े क्रूड तरीके से उसमें बहाना लगाया कि हम सेक्स एजुकेशन कर रहे हैं, पर वो सेक्स एजुकेशन का बहाना था, कुछ और कुछ दिखाना था। तो ये कुछ ऐसी तरह का स्टेटमेंट दिया, और जो उन्होंने तरीका बताया गर्भ निरोधन का वो तो बहुत इम्प्रैक्टिकल तरीका है, और मैं नहीं चाहता कि उस तरीके को फॉलो करें लोग, क्योंकि उसके अंदर तो बहुत अंदेशा है कि उसके बावजूद ऐसा हो, फिर भी प्रेगनेंसी हो सकती है। अभी कॉन्डोम्स हैं, अभी पिल्स हैं, अभी आपके पास 50 और तरह के तरीके हैं। ये तो कोई और ही तरीका उन्होंने निकाला जो कि कभी स्कूल में, लड़कों के स्कूल में और लड़कों के हॉस्टल में 12-13 साल की उम्र में लोग बात करते हैं। उस तरह की भाषा भी इस्तेमाल करी, लहजा भी कुछ उस तरह का था, बहुत बुरा था और इंसल्टिंग था महिलाओं के लिए। और तीसरा कि जो उनकी जो साइंस थी वो ना सिर्फ गलत थी, लेकिन वो ख़तरनाक तरीके से गलत थी। जहाँ तक उनका ये कहना है कि 4.3 हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट था, अब हमारे 2.9 हो गया और शायद उससे भी कम हो, वो ठीक है। उसमें ये कहना कि हमारी लड़कियां पढ़ गई हैं क्योंकि उन्होंने साइकिलें दी, उन्होंने एनकरेज किया लड़कियों को स्कूल जाएं, सीनियर स्कूल तक जाएं, उससे फ़र्क पड़ा है। तो उसकी तो और उसमें कहते कि लड़कियों ने बहुत नए जो तरीके दुनिया भर में हैं वो सीखे हैं और ये सब तरीके आप जानते हैं। लेकिन ये मुख्यमंत्री को तरीके समझाने की क्या ज़रूरत है, और वो भी एक ही तरीका निकाल के, और वो भी तरीका ऐसे जो मेरे ख्याल 18वीं सदी का तरीका है जी। तो ये मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि नीतीश जी को मैं बहुत समय से जानता भी हूँ, अपना मैं बहुत दिन से नहीं मिला हूँ, बहुत समय से जानता भी हूँ, वो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। अब वो ऐसी बात क्यों कह गए, इसका जवाब वो खुद ही दे सकते हैं। अगला सवाल आदित्य का है, हमारे मेंबर हैं, बोल रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड पर कोई फैसला आने के बाद भी केंद्र सरकार कोई संशोधन ला सकती है और उसे रद्द कर सकती है, और इस संशोधन का विपक्षी दलों द्वारा भी समर्थन मिल सकता है क्योंकि वे भी चुनावी भ्रष्टाचार के इस लीगल फॉर्म के बेनिफिशियरीज हैं? देखिए, अभी अगर सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन करता है, स्ट्राइक डाउन तो नहीं करेगा, वो यही बोलेगा कि नहीं, इसका आप नाम जो है रिलीज कर दीजिए, या 3 महीने बाद या 6 महीने बाद कुछ ऐसे करेगा। और जितने नाम अभी पड़े हैं, क्योंकि सबके सब पहले बोला था कि बंद लिफाफे में इलेक्शन कमीशन के नाम पास होंगे, तो वो रिलीज कर सकते हैं। अगर वो करेंगे तो मैं नहीं समझता कि सरकार उसमें कोई लॉ लाके उसको फिर से रोकेगी। अब सरकार कुछ भी कर सकती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, पर मुझे मुश्किल लगता है कि अब करेगी, खास करके तब जबकि सिर्फ 4-5 महीने के बाद तो पहला राउंड वोटिंग हो जाएगी, 5 महीने के बाद पहला राउंड वोटिंग हो जाएगी आम चुनाव में। और इस समय वैसे चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं,
लेकिन इस समय अपोजिशन इसके साथ नहीं जाएगी, क्योंकि उनको पता है कि 90-95% जो अभी बॉन्ड्स आ रहे हैं जी वो बीजेपी को या एनडीए की पार्टीज को ही मिल रहे हैं, तो इस समय उन्हें सूट नहीं करता। हालांकि कई बार ऐसी बातें होती हैं जिसमें सब लोग एक साथ हो जाते हैं। मैंने बोला चोर चोर मौसरे भाई, तो आप ये देखिए 10 साल हो गए मोदी सरकार को आए हुए। इसमें सबसे आसानी से कौन सा कानून पास हुआ? सबसे आसानी से वो कानून पास हुआ बिना डिबेट के, जो कि एक संवैधानिक संशोधन था, जो कि नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन का बिल था, क्योंकि सब चाहते थे कि जजों के ऊपर कंट्रोल हो जाए। तो कांग्रेस, ऑपोजिशन, सब ने उसकी सपोर्ट की कि कल को हमारी सरकार आ जाएगी, हम भी यही करेंगे, हमको भी मजा आएगा, हम जजों के अपॉइंटमेंट्स करेंगे। तो कई बार ये लोग बन जाते हैं चोर चोर मौसरे भाई, लेकिन इस समय मुझे नहीं लगता, मुझे बिल्कुल भी अंदेशा नहीं है कि अब अगर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जजमेंट आया तो नई लॉ में अपोजिशन बीजेपी के साथ जाएगी, क्योंकि जो जिस तरीके से इस कानून का अभी पालन हो रहा है उससे अपोजिशन को कोई फायदा नहीं है। अगला सवाल राधिका घोष का है, हमारी मेंबर हैं, पूछ रही हैं कि इन अफवाहों पर आपकी क्या राय है कि रूस ने हमास के हाईली टैक्टिकल आक्रमण में हाथ बटाया ताकि अमेरिका के संसाधन इजराइल और यूक्रेन के बीच विभाजित हो जाए, बढ़ जाए। देखिए, अभी कोई हमने ऐसा एविडेंस नहीं देखा है कि रूस ने इसमें कुछ किया है, लेकिन अब इस समय रूस, ईरान और चीन, इन तीनों का एक तरह से ढीला सा गठबंधन बना हुआ है जी। रूस और चीन का ज्यादा गहरा है, रूस और ईरान का थोड़ा ट्रांजैक्शनल है, क्योंकि दोनों का कंपटीशन है अमेरिका के साथ, और यहाँ उल्टी गंगा बह रही है, जिसे कहते हैं कैरिंग कोल टू न्यू कासल, कि ईरान जो दुनिया भर से हथियार ढूंढता था और रूस जो कि एक मिलिट्री सुपर पावर है वो ईरान से हथियार खरीद रही है। तो रूस जो इतने कामिकाजे ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहा है, शाहिद ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहा है और सैकड़ों के नंबर में इस्तेमाल कर रहा है, वो सस्ते ड्रोन से वो ईरान से खरीद रहा है। जो यूक्रेन खरीदता है टर्की से बैरक्टर वगैरह, वो तो बहुत महंगे ड्रोन हैं। ये बहुत सस्ते, सुंदर, टिकाऊ भी इतने नहीं है, टिकाऊ उतनी है जब तक वो जाके किसी में टकरा जाए, लेकिन वो इतने सस्ते हैं कि उनको आप स्वार्म भेज सकते हो। वो रूस जैसा देश जो दुनिया भर में हथियार भेजता है, जो हमारा सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर था, हमारा सबसे बड़ा सोर्स था इतने साल तक, मैं बोलूँगा कि 1963 से लेके 2013 तक भारत का सबसे बड़ा आर्मामेंट सप्लायर रूस था, और बल्कि 1969 से लेके और करीब 2010 तक सिर्फ फ्रांस को छोड़ के वो हमारा सोल सप्लायर था। वो देश अब ईरान से ये हथियार खरीद रहा है जो उसको चाहिए, और कुछ गोला बारूद भी ले रहा है क्योंकि उसके पास कम हो रहा है, इतना इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक कोलिशन बन गया है। इसमें ईरान ने मदद करी हो हमास की, ये तो बात साफ है। हालांकि ईरान का बड़ा साफ है, ईरान खुद अपने आप सीधा सामने कभी नहीं आता है। ईरान के इस समय, हमने पिछले हफ्ते एक कर्तक लेटर भी किया था, 13 प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्रॉक्सी नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में, जो कि जिनके पास हथियार है, और कुछ के पास तो इतने हथियार हैं जो बहुत देशों के पास नहीं है। मेरे ख्याल, मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि जो हूथी लोग हैं उनके पास जितने बैलिस्टिक मिसाइल हैं और जितने क्रूज मिसाइल हैं, उतना मैं आपको सच बताऊंगा कि भारत के पास नहीं है, क्योंकि भारत के पास तो बनाने के लिए बजट लेना पड़ता है। फिर आप 4 इस्तेमाल कर लें प्रैक्टिस में भी तो CAG की ऑब्जेक्शन आ जाती है कि आपने किससे पूछ के इस्तेमाल किए। ये तो ईरान से आपको मुफ्त मिल रहे हैं। तो ईरान ने ऐसी प्रॉक्सीज बहुत खड़ी की हुई हैं, तो ईरान को खुद आने की ज़रूरत नहीं है। हमास भी उनकी प्रॉक्सी है। सोचने की बात यह है कि अगर 3 तरफ से इजराइल ने हमास को घेरा हुआ है, गाज़ा को घेरा हुआ है, और एक तरफ समुद्र है, तो फिर उसके पास ये हथियार कहाँ से आ गए, पैसे कहाँ से आ गए? अब सबको पता है जो पैसा उनके पास आता है वो कतर से आता है, और जो हथियार आते हैं वो या तो यहाँ टनल से आए और या फिर समुद्र तट से आए। तो वो कई लोग इसीलिए मानते हैं कि वो इसलिए आए क्योंकि नेतन्याहू जब से आए तब से वो हमास को और सशक्त बना रहे हैं कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है, जो कुछ हद तक सेकुलर है, जब शुरू हुई थी तब तो जो पैलेस्टीनियन मूवमेंट था बिल्कुल सेकुलर था, इस्लामिक नहीं था।
बाद में कुछ इस्लामिक हुआ है, लेकिन हमास इस्लामिक है, हिजबुल्लाह इस्लामिक है, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी अभी भी अपने आप को सेकुलर कहती है, मॉडरेट है, उसने इजराइल को मान्यता भी दी है, उसके साथ साथ ऑस्लो अकॉर्ड्स भी हुए थे। नेतन्याहू को चाहिए था अपने राजनीतिक कारणों से कि वो बोले कि नई पैलेस्टीनियन स्टेट नहीं बनेगी जी। तो उसको रोकने के लिए उन्हें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को अंडरमाइन करना था। उसको अंडरमाइन करने के लिए हमास को खड़ा किया और उसको खुली छुट्टी दी, तो उसी में हथियार वगैरह आते रहे। तो इसमें अगर आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सोचें और देखें और सारा कुछ पढ़ें इसके बारे में जो है, तो इसमें काफ़ी बड़ी जिम्मेवारी नेतन्याहू की खुद की है और थोड़ा सा फिर ये बात अपने ऊपर पड़ गई, अपना दाव अपने ऊपर ही पड़ गया। ये मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर, क्योंकि जो हमारी हिंदी उर्दू की बातें होती कई बार लगता है कि थोड़ी रूड है, लेकिन थोड़ा सा और फिर लगता है कि यार इतनी संजीदा बात में आप इतनी हल्की बात क्यों कह रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा इसमें मियाँ की जूती मियाँ के सिर वाला भी हुआ है कि उन्होंने खड़ा किया, उन्होंने उसको बनने दिया, उन्होंने उसको चुनाव जीतने दिया और अब वो आके ये काम करके। और हमास ने भी ये काम इसीलिए किया क्योंकि इजराइल वगैरह इजराइल ने ईरान वगैरह को ये नहीं चाहता कि ये जो अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद इजराइल और सऊदी अरेबिया का भी अब सेटलमेंट होने वाला था वो ना हो पाए, तो उसके लिए ये किया गया है कि उसको सैबोटाज किया जाए। तो इसमें मैं नहीं समझता कि रूस इतना एक्टिवली इन्वॉल्व है। हाँ, ईरान ने कुछ किया, ये जो प्रॉक्सीज हैं ये जो कर रही हैं, सीरिया में जो रूस है वो असाद को मदद कर रहा है, असाद की मदद हिजबुल्ला भी कर रहा है। तो एक्सेस है रूस का, असद का, हिजबुल्ला का तो एक ही दुश्मन है, वो इजराइल है। तो ये सारी फोर्सेस एक साथ वहाँ खेल रही है। बहुत पेचीदा भी है, लेकिन पेचीदा के साथ साथ इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, सब बातें सब जानते हैं। अगला सवाल शाश्वत डायरेक्ट का है, हमारे मेंबर हैं, पूछ रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम शायद इतिहास में पहली बार इतने खतरनाक फॉर्म में है। वो कह रहे हैं, बोल रहे हैं आज की इंडियन बॉलिंग की तुलना 1970s की वेस्ट इंडीज़ की बॉलिंग से की जा सकती है। अब समय आ गया है कि इंडिया में बॉलर्स को भी सुपरस्टार्स का दर्जा दिया जाए। शेखर जी, आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो ये कि हाँ, भारतीय टीम बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में खेल रही है, लेकिन याद करिए कि अब नॉकआउट्स होने वाले हैं जी। और नॉकआउट्स में वो एक ही दिन की बात होती है। तो नॉकआउट्स में बेस्ट ऑफ 3 मैचेस तो नहीं होता, या टेनिस तो नहीं है कि बेस्ट ऑफ 5 सेट्स हैं, 2 सेट्स हार भी गए फिर भी रिकवर कर सकते हैं जी। तो नॉकआउट्स में उस दिन क्या होता है, और नॉकआउट्स में कई बार बड़ी बड़ी टीमें भी एक दिन बुरा होता है, 2 प्लेयर्स का बुरा दिन हो या दूसरी टीम के 2 प्लेयर्स का अच्छा दिन हो, और जैसे लग रहा है अभी कि हमारा जो नॉकआउट में मुकाबला होगा वो न्यूजीलैंड के साथ होगा। इस बार हमने न्यूजीलैंड को हराया, लेकिन उसके पहले न्यूजीलैंड हमेशा हमारी बोगी टीम रही है। हर देश की, हर टीम की एक बोगी टीम होती है जी। जैसे हॉकी में पश्चिम जर्मनी दुनिया में टॉप टीम्स में है बहुत सालों से, करीब 30, 35, 40 सालों से, लेकिन भारत उनकी बोगी टीम है। भारत उनको हमेशा तकलीफ देता है। तो ऐसे ही क्रिकेट में हम न्यूजीलैंड से स्ट्रॉन्गर हैं, लेकिन न्यूजीलैंड और कहीं से कुछ भी करे लेकिन हमें हमेशा तकलीफ देती है। तो 2003 के बाद 20 साल के बाद किसी आईसीसी टूर्नामेंट में हमने पहली बार न्यूजीलैंड को हराया अभी धर्मशाला में। तो ये बात ऐसी नहीं है कि फटाफट हो जाएगा जी। भारत का अटैक इस समय बहुत अच्छा है, और ये बहुत बड़ी बात है कि भारत का अटैक, खास करके पेस अटैक इतना अच्छा है। और दूसरी बात देखिए सोचने की है, जब आपका पेस अटैक अच्छा होता है ना, तो आपका स्पिन अटैक अपने आप ही और भी अच्छा लगना शुरू हो जाता है। क्योंकि समस्या हमारी तब होती थी जब हमारे पास पेस अटैक था ही नहीं। आप मेरे ख्याल काफ़ी नौजवान होंगे लेकिन हमने वो ज़माना देखा है जब भारत का अटैक सुनील गावस्कर और एकनाथ सोलकर ये दोनों ओपन करते थे। हमारे पास मीडियम पेसर भी नहीं था कोई, या फिर एक सैयद आबिद अली थे। सैयद आबिद अली एक तरफ से आते थे, एक तरफ से कभी पटौदी ने 2 ओवर कर दिए, कभी गावस्कर ने 2 ओवर कर दिए, ऐसे किसी ने 1-2 ओवर किए, और उसके बाद वो बॉल को रोल करके फेंकते थे फील्डर्स, ताकि बॉल जल्दी पुरानी हो जाए, फटाफट स्पिनर्स को ले आए। और फिर स्पिनर्स के ऊपर, हालांकि वे बहुत उम्दा स्पिनर थे, बेदी, प्रसन्ना, चंद्रशेखर, वेंकट राघवन, दुनिया के बेस्ट स्पिनर्स थे। स्पिन क्वार्टेट बोलते थे उनको दुनिया में, गोल्डन क्वार्टेट। लेकिन उनको नई बॉल से शुरू करना पड़ता था और 10 के 10 विकेट आउट करने पड़ते थे जी। तो उनके ऊपर बहुत बर्डन होता था। आज अगर स्पिनर के आने से पहले 2 या 3 विकेट पहले ही गिर जाए, तो एक तो है कि स्पिनर्स को कम विकेट लेने हैं, दूसरी बात यह कि जो बल्लेबाज आता है उसके ऊपर दबाव होता है कि विकेट गिर गए, अब ध्यान से खेलूं मैं। और तीसरी बात, जो टेल पहले वैग हमेशा हमारे खिलाफ करती रही है
कि आपने बीच के निकाल दिए मेन बल्लेबाज, लेकिन बाद में 3-4 लोग आके 100-150 बना गए। वो आपके अच्छे फास्ट बॉलर होने से अभी कम हो गया है, और इसीलिए भारत का जो ओवरऑल अटैक है, गुड पेसर्स मेक स्पिनर्स लुक बेटर। तो अब वेस्ट इंडीज़ का आप देखिए, आपने वेस्ट इंडीज़ की बात की, जो वेस्ट इंडीज़ की पीक थी फास्ट बॉलर्स, हॉल, ग्रिफिथ, देख के डर लगता था उनको। किसी के पास हेलमेट नहीं थे उस टाइम, चेस्ट गार्ड नहीं थे। आजकल तो खिलाड़ी ऐसे आते हैं जैसे कि ग्लैडिएटर्स पहले जाया करते थे पूरा आर्मर पहन के, पहले तो कुछ नहीं था। तो अगर वो आप वीडियोस देखिए, हालांकि इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं है, तो वेस्ट इंडीज़ का ज़बरदस्त पेस अटैक था, लेकिन उस पेस अटैक के बाद उनका स्पिन था। तो उस स्पिन के अंदर लायंस गिब्स थे, तो बहुत समय तक उनके हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट से मेरे ख्याल 309 विकेट थे। फिर ग्रैम मैकेंजी ने ऑस्ट्रेलिया के उसको तोड़ा। लायंस गिब्स इतने ज़बरदस्त बॉलर, स्पिन बॉलर कैसे बने? उसके पहले सोनी रामाधीन थे वेस्ट इंडीज़ के, क्योंकि उसके पहले टॉप ऑर्डर की तो सफाई कर चुके होते थे फास्ट बॉलर्स वेस्ट इंडीज़ के। तो वो स्पिन आता था, स्पिन बैट्समैन दबाव में होते थे, और जब तक मेन बैट्समैन जाते थे टेल आती थी, फास्ट बॉलर फिर वापस आ जाया करते थे। तो उस समय के वेस्ट इंडीज़ के स्पिन बॉलर भी बहुत ज़बरदस्त लगते थे। ऐसे उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का जब पेस बहुत अच्छा था, तो ऑस्ट्रेलिया के स्पिन बॉलर्स बहुत अच्छे लगते थे। एशली मैलेट थे, ऑफ स्पिनर थे, जॉन ग्लीसन थे। उसके बाद और भी स्पिन बॉलर्स रहे हैं, शेन वॉर्न रहे, जो हम लोगों के ज़माने में अभी सबसे रिसेंट रहे हैं। सो शेन वॉर्न के आने से पहले मैग्रा, गिलेस्पी, ब्रेट ली, ये सब लोग आके सफाई करते थे। तो जब तक आपको उनसे सांस आती थी कि अरे शुक्र है स्पिनर आए, तो फिर दो बातें होती थी कि या तो आप स्पिनर से दब के रहते थे, स्पिनर को मौका मिलता था आपको चारों तरफ फील्डर आपके ला के रखने का, दबाव बढ़ाने का, या आपको लगता था सांस आई अभी, है ना, फास्ट बॉलर गए, अब मैं मारता हूँ, तो मारने के चक्कर में बैट्समैन आउट हो जाया करते थे। तो वेस्ट इंडीज़ जब पीक पे था अपनी 60 के दशक में, तो एक राइटर हैं रे रॉबिन्सन, उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी, छोटी सी है, अभी आपको शायद आउट ऑफ प्रिंट होता, आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, द वाइल्डेस्ट टेस्ट्स। तो उन्होंने वो टेस्ट मैचेस का दिया था उदाहरण, उनकी कहानी लिखी थी जो जहाँ सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई थी। उनमें वो टाइड टेस्ट भी था, एक जो हुआ था सबसे पहला टाइड टेस्ट, जब दोनों टीमें बराबर हो गई थी। तो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ का बोला था कि वेस्ट इंडीज़ में जब वेस्ट इंडीज़ की टीम बॉलिंग कर रही होती है, तो क्राउड बोलता है एशेस टू एशेस, डस्ट टू डस्ट। वो क्रिश्चियन प्रेयर में होता है ना, जब किसी का जनाजा, एशेस टू एशेस, डस्ट टू डस्ट, तो उसी में बनाया था एशेस टू एशेस, डस्ट टू डस्ट, इफ हॉल कांट गेट यू सोबर्स मस्ट। या बोलते थे जब फास्ट बॉलर हट जाए, बॉल पुरानी हो जाए, एशेस टू एशेस, डस्ट टू डस्ट, इफ गिब्स कांट गेट यू सोबर्स मस्ट। क्योंकि गैरी सोबर्स जो थे वो एक ऐसे हरफन मौला क्रिकेटर थे कि वो बैटिंग तो करते ही थे, लेकिन मीडियम पेस बॉलिंग भी करते थे और स्पिन बॉलिंग भी करते थे। तो हमेशा याद रखिए कि पेसर्स मेक स्पिनर्स लुक बेटर, एंड सिमिलरली जो स्पिनर्स अच्छे होते हैं वो पेसर्स को भी बेहतर करते हैं, क्योंकि पेसर्स के ऊपर दबाव कम होता है कि उसको एक दिन में फिर 25 ओवर नहीं करने पड़ते। वो एक दिन में 10-12 ओवर अपने आप को फ्रेश रखे, 3-3 ओवर की स्पेल करे टेस्ट मैच में भी आके, और बीच में स्पिनर अच्छी बॉलिंग करता रहे। तो ये सारी चीज़ का बैलेंस होता है। इस समय जो भारत का अटैक है वो काफ़ी बैलेंस्ड अटैक है, ये मैंने कह दिया। लेकिन ये जो पेस अटैक है, ये वेस्ट इंडीज़ को अटैक की तरह नहीं है, ये बहुत एक्यूरेसी वाला और दिमाग वाला अटैक है, शेयर पेस वाला अटैक नहीं है, ये दिमाग वाला अटैक है। अब आप देखिए भारत के अंदर जो ये पेस, हमारे जो ये पेस ग्रुप है, जो हमारा चार का जो पेस ग्रुप है, इसमें आप उमेश यादव भी ऐड कर दीजिए। इन्होंने जो भारत में विकेट्स लिए हैं पिछले 10 साल में, उसमें से लगभग आधे 46% LBW या बोल्ड है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि भारत में बॉल बहुत ऊंची नहीं आती है, तो ये बॉल लेंथ में रखते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर पैड पे लगेगी या बैट्समैन मिस करेगा तो विकेटों में लगेगी, या पैड पे लगेगी तो LBW का चांस होगा। ऑस्ट्रेलिया में इतना नहीं होता, क्योंकि बॉल वहाँ पे ऊंची आती है, तो बैट्समैन को बेनिफिट मिलता है कि विकेट के ऊपर से निकल जाएगी। तो ये बहुत दिमाग से बॉलिंग करते हैं। अब आप देखिए बुमराह, शामी, सिराज भी सीख रहे हैं, ये बहुत दिमागी बॉलर्स हैं। और इनके अंदर आप देख लें कि अभी बदकिस्मती से अब हार्दिक पांड्या अब नहीं है, दोबारा से इंजर्ड हो गए, पहले बैक से थे, अब एंकल से हो गए, लेकिन उनको भी ये स्किल अभी आ रही है, रिवर्स स्विंग कौन सी लेंथ पे डालना है। तो फास्ट बॉलिंग पेस तो चाहिए। इमरान खान हमेशा कहते हैं कि पेस इज़ गॉड गिवन,
वंस गॉड हैज गिवन यू पेस, एक बार ऊपर वाले ने आपको पेस दिया है, उसको कभी मत छोड़ना। लेकिन उसके बाद सिर्फ पेस से नहीं होता। अब लॉकी फर्गुसन देखिए न्यूजीलैंड के, जब पहले आए थे पेस कितना था लेकिन पिटाई होती थी। हारिस राउफ पाकिस्तान के, पेस कितना इस समय दुनिया में सबसे फास्ट है, 150 के ऊपर डालते हैं रूटीनली, लेकिन क्या पिटाई होती है उनकी, क्योंकि जितनी पेस से आती है उतनी पेस से जाती भी है। तो जब हालांकि उनका वो शायद अभी भी वो स्किल डेवलप कर पाए जो पाकिस्तानी बॉलर्स की थी, लेकिन स्किल और पेस दोनों चाहिए। जो हमारा अभी पेस ग्रुप है उसका रीजनेबल पेस है, और रीजनेबल पेस के ऊपर उनका बड़ा ज़बरदस्त दिमाग है और बड़ी अग्रेसिव मेंटालिटी है। शिखर, आज का आखिरी सवाल लूँगी। सागर अग्रवाल का सवाल है, पूछ रहे हैं कि अगर लोगों की जांच की जाती है, इन्वेस्टिगेट उन्हें किया जाता है और उन्हें इस आधार पर जेल में डाल दिया जाता है कि वो किस राजनीतिक दल का समर्थन करते हैं, और हमारी न्यायपालिका में ये मामले वर्षों या दशकों, सालों या दशकों तक लग जाते हैं, तो क्या हम अभी भी ये कह सकते हैं कि हमारा देश रूल ऑफ लॉ द्वारा चलाया जाता है? देखिए, रूल ऑफ लॉ तो है लेकिन बहुत देर में आती है। वो कहते हैं ना, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो हमारे यहाँ भी जो जजों के घर में देर इतनी ज़्यादा है कि वो देर ही अंधेर बन जाती है। मैं आपको उसका एक उदाहरण देता हूँ। मैं अभी इस हफ्ते सोचता रहा हूँ ये बात कि ये सैम बैंकमैन फ्रीड जो क्रिप्टोकॉन था एक अमेरिका का, इतनी बड़ी कंपनी बनाई, इतनी बड़ी कंपनी के डावोस में 2 साल पहले ओबामा के साथ बैठ के बात कर रहा है, अवामी शॉर्ट्स पहन के टी शर्ट पहन के। लोग कह रहे क्या बड़ा विस्किड है, क्या दिमाग है इसका। उसने एक आइलैंड एक ले लिया अपना कैरिबियन में, बोला सारा आइलैंड मेरा है। जैसे अपना साम्राज्य होता है फिल्मों में, विलेन काटा होता है ना, तब तो अभी तो विलेन नहीं था, अभी तो वो हीरो था। फिर पता लगा कि उसने हेराफेरी की हुई है, फिर उसको पकड़ा गया। तो मैंने एक कर्तक लेटर भी उसके ऊपर किया था जिसका लिंक आपको अपूर्वा दे देंगी। तो मेरे ख्याल 6-8 महीने पहले वो कर्तक लेटर किया था, तब ये बात चल रही थी। उसके बाद उसके कुछ समय के बाद, क्योंकि कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसको अरेस्ट किया गया। इस हफ्ते वो कन्विक्ट भी हो गया। हमारे यहाँ अगर होता तो अभी 3 साल में तो उसके चार्जेस फ्रेम नहीं होते, उसके बाद 7 साल मुकदमा चलता। जब तक फैसले का टाइम आता, आधे उसमें गवाह या मर जाते या देश छोड़ के चले जाते। 6 बार जज ट्रांसफ़र हो जाते। अभी आप देखिए, जो दिल्ली दंगों का मामला चल रहा था, वो सारी हियरिंग हो चुकी थी। आपने मेरे ख्याल स्टोरी की थी। जी। तो बेल की सारी बेल की एप्लीकेशंस पड़ी थी। जब फैसला आना था, जज की ट्रांसफ़र हो गई। अब नया जज आएगा, सारी चीज़ें दोबारा सुनी जाएंगी। तो अभी हमारे मुख्य न्यायाधीश ने भी कहा, जस्टिस चंद्रचूड़ ने, कि तारीख पे तारीख नहीं होनी चाहिए। तो ये चाहिए कि वो अपने जजेस को भी बोले कि तारीख पे तारीख बंद करे, क्योंकि एक बात है कहना कि वकील एडजर्नमेंट लेते हैं, खास करके जो बड़े वकील होते हैं। हर वकील एडजर्नमेंट के पैसे लेता है, हर डेट के लिए चार्ज करता है ना। कोई 50 लाख चार्ज करता है, कोई 10 लाख, कोई 5 लाख, कोई 500 भी करता होगा। मेरे तो फादर कई बार बोलते थे कि अरे भाई, ऐसे भी वकील है, इतने वकील है कि सिगरेट के पैकेट से भी प्रेजेंट हो जाते हैं, क्योंकि कोई नहीं करता नहीं, जैसे भी है। लेकिन तारीख वकील मांगते हैं, लेकिन जज देते क्यों हैं? तो ये सब गलत बातें हैं जो हमारे यहाँ नहीं होनी चाहिए। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ कि मेरे फादर की डेथ हुई 1998 में। तो मेरे फादर ने कुछ खास छोड़ा नहीं था पीछे, बेचारों के पास कुछ नहीं था। बहुत शरीफ, ईमानदार, क्लास 3 गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो कुछ नहीं था। पर फिर भी जो थोड़ा बहुत होता है कि अच्छा, एक सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवा लो। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कोई कोर्ट जाना पड़ता है। तो मैं इंडियन एक्सप्रेस में था, मैं एडिटर था। तो हमारा ही कोई वकील था, उसने कोर्ट में किसी को ऑर्गेनाइज कर दिया सक्सेशन सर्टिफिकेट। 30,000 ही। मैं 3 बार गया, तारीख मिली, तीनों बार जज छुट्टी पे। 3 बार मैं वापस आ गया। अच्छा, कुछ इतना मिलना भी नहीं था, हमारे बेचारे पिताजी का कुछ था ही नहीं। तो फिर चौथी बार मैंने कहा ये भाड़ में जाए। बार बार जाता हूँ, वहाँ पे खड़ा होता हूँ, वेट करता हूँ, कभी जज आते हैं, कभी बैठे होते हैं, फिर चले जाते हैं। चौथी बार मैं नहीं गया तो जज आ गए, क्योंकि मैं नहीं था, उन्होंने मुझे 150 रुपये फाइन कर दिया। तो ये हमारे देश में कुछ ऐसे ही होता है। ऐसे हमारे घर में चोरी हुई एक बार, बहुत साल पहले। अब चोरी हुई तो उसके बाद कुछ सामान पकड़ा गया। अच्छा, चोरी करी थी बंटी चोर ने, फेमस, जिसके ऊपर वो फिल्म बनी, ओए लकी लकी ओए, है ना। तो कुछ सामान मिल गया, एक स्टीरियो हमारा, कुछ सामान मिल गया। अब मिल गया तो पुलिस वालों ने कहा जी, इस सामान के लिए आपको सुपुर्दारी का एक लेना पड़ेगा, सुपुर्द करने के लिए कोर्ट से। कई चक्कर कोर्ट के हुए,
फिर भी कोई जान पहचान भी होती है वकील से, कईयों को कहा भी, अब जर्नलिस्ट थोड़ी बहुत शक्ल भी लोग पहचानते हैं, कई बार गया नहीं हुआ। फाइनली मुझे वहाँ एक वकील बोला, सर आपके साथ ना बहुत ज़्यादती हो गई। तो मैंने कहा क्यों? कहता ज़्यादती हो गई कि आपका सामान मिल गया। मैंने कहा उसमें क्या ज़्यादती है? कहते एक तो ये कि आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे सुपुर्दारी अपना सामान लेने के लिए, तब तक आपका सामान तो सड़ जाएगा मालखाने में रखा हुआ, उसमें कुछ बचेगा नहीं। और दूसरी बात ये कि क्योंकि आपका थोड़ा सा सामान मिल गया तो आपको इंश्योरेंस क्लेम लेने में और दिक्कत होगी। तो हम तो ये कहते हैं कि जिसके यहाँ चोरी हो कुछ मिले ना उसका। अच्छा, इंश्योरेंस कंपनी भी मेरे को ये कहा, साहब आपकी बड़ी बदकिस्मती है कि आपका कुछ सामान मिल गया, अभी आपका क्लेम कॉम्प्लिकेटेड हो गया, हमको अब कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या मिला क्या नहीं मिला, आपका चोर पकड़ा गया और कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमारे देश में जो सिस्टम है अब बहुत ख़राब हो चुका है बहुत एरियाज़ में। और सच्ची बात है कि लोग इस समय इतने थक गए, इससे इतने फेडअप हो गए कि जब ऐसी अति होती है ना तो फिर थोड़ा रिफॉर्म भी होता है। तो मुझे उम्मीद है कि अब इन चीज़ों में थोड़ा सा रिफॉर्म होगा, खास करके उन सब चीज़ों के लिए जो बिना बात हमें कोर्ट जाना पड़ता है, जैसे चोरी का सामान ही आपको लेने के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। ये सारी बातें जो कोर्ट्स का टाइम भी बर्बाद होता है इसके अंदर, और लोग भी परेशान होते हैं। जैसे कि हमारे ट्रैफिक चलान्स का हुआ है, अब आपको कोर्ट नहीं जाना पड़ता, आपको इलेक्ट्रॉनिकली आता है, आप इलेक्ट्रॉनिकली पे कर दीजिए 1000 रुपये, आपने के रेड लाइट जंप करी हो या स्पीडिंग करी हो, और कोई छुप भी नहीं सकता जिसने करी हो, मैंने तो नहीं करी, टाइम लिखा होता है कहाँ पे किया। बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, वो एक ऐड आया था सीसीटीवी कैमरे का, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, तो वो ऊपर वाला सब कुछ देखता है, कैमरा रिकॉर्डेड होता है। तो ऐसा ही कुछ मैं सोचता हूँ कि बाकी कुछ चीज़ों में होगा, जैसे कि हमारी लोक अदालत वगैरह जो केसेस जल्दी करते हैं, कम से कम आम नागरिक के जो छोटे छोटे केसेस हैं उनका फैसला जल्दी हो, जिससे कि जजेस को भी टाइम मिले कि जो पेचीदा केस है उनको जल्दी संभाल पाए। चलिए, इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।